कक्षा 11वीं में आज हम गणित में इकाई 6 को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो इकाई 6 है ये त्रिभुज की है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, थेल्स प्रमेय क्या है, लिखकर सिद्ध करो। इस थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। क्या थेल्स प्रमेय कथन है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक त्रिभुज की हम आकृति बना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इस त्रिभुज की आकृति में हमने नामांकन किया बिंदु A, B और C। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजा को, मान लो BC के समानांतर हम एक ऐसी रेखा बना रहे जो कि DE है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची है। ये DE मान लो एक रेखा हमने खींची है, तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगी। हमको ये सिद्ध करना है कि जो अनुपात AD का DB के साथ होगा वही का वही अनुपात AE का EC के साथ होगा। तो सबसे पहले दिया है, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में हमको दिया है, त्रिभुज ABC में DE BC के पैरेलल है तथा D, ये जो D बिंदु है वो AB पर है, वह E AC पर है। इसके आधार पर अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के कथन को ध्यान से समझो। इसमें हमको सिद्ध करना है क्या कि जो अनुपात AD का DB या BB के साथ होगा वही का वही अनुपात AE का BC के साथ होगा। इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी रचना। रचना काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिए। जब हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखेंगे तो उस वक्त हमको रचना की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो E बिंदु से AD के ऊपर हम एक लंब खींचे जिसको नाम दिया DE, DF, इसको नाम दिया मान लो DEF। हमने EF लंबवत AB बनाया। आगे भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एक लंब हम ऐसी भुजा पर भी खींचेंगे, पर उसको बाद में खींचेंगे। पहले कितने से शुरुआत करें। अब इसकी उत्पत्ति, मान लो हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE हमने से सब जानते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 हम ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए AD को आधार कहेंगे। AD हमारे पास यहां आधार भुजा हो जाएगी और EF लंब भुजा हो जाएगी या ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे AD गुणित ऊंचाई होगी EF। इसको कहा समीकरण में, जैसे अभी अपन ने ये किया बिल्कुल ठीक ऐसे ही यदि हम यहां से B बिंदु से भी E को मिला दें तो एक त्रिभुज आपको ये मिल जाएगा BDE। पुनः हम यहां लिखेंगे BE को मिलाया। BE को हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं।
पुनः क्षेत्रफल लिखेंगे हम, तो क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, सूत्र वही 1/2 गुणे, आधार अब बदल जाएगा, आधार अब हमारे पास होगा BD गुणे ऊंचाई, अगर AB पर EF लंब है तो AD के लिए अगर ऊंचाई EF है तो BD के लिए भी ऊंचाई EF ही होगी। ये समीकरण नंबर 2। यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, यदि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं तो हमको मिलेगा बायां पक्ष क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबरी से समीकरण 1 का दाहिना पक्ष 1/2 गुणे AD गुणे EF, समीकरण 1/2 गुणे आधार BD गुणे EF। ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, दोनों कट गए, EF से EF कट गया, तो आपके पास ये आ गया क्या, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर से AD बटे BD। इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में भी करते हैं। आगे देखिए, जैसे अभी आपने EF लंब खींचा था AB पर, वैसे ही D बिंदु से AC के ऊपर हम लंब खींचेंगे, जिसको मान लो हम कहते हैं DG लंब AC। हमने इसको लिखा DG लंब AC। साथ ही साथ इस C बिंदु से D बिंदु से C को मिलाएं। क्या लिखे, हमने CD को मिलाया, यहां हम CD को क्या कर देते, मिला देते। अभी अपन ने ADE त्रिभुज लिया था, पुनः हम ADE त्रिभुज लेंगे। पहली बार हमने आधार AD लिया था, अब की बार हम आधार AE लेंगे। पुनः कौन सा त्रिभुज, ADE, और उसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, सूत्र वही रहेगा 1/2, लेकिन आधार बदल जाएगा। पहली बार आधार हमने AD लिया था और अब की बार हम आधार AE लेने वाले हैं, तो अब हमारे पास आधार आ जाएगा E। जब हम आधार AD लेते हैं तो ऊंचाई ये होती है, लेकिन जब हम आधार AE लेंगे तो ऊंचाई DG होगी, गुणे DG। ये समीकरण नंबर बन गया 4। जैसे हमने निचले त्रिभुज में लिया था BDE का क्षेत्रफल, वैसे अब लिख रहे हैं हम CED का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज CDE बराबरी से, इसका जब क्षेत्रफल लेंगे सूत्र होगा 1/2 गुणे CDE कहे तब आधार CE होगा, क्योंकि
AC के सापेक्ष ऊंचाई DG है, इसलिए अगर ADE में ऊंचाई DG थी तो CED में भी ऊंचाई DG ही होगी, क्योंकि किसी अधिकोण त्रिभुज की स्थिति अगर अपन देखें तो इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज की आकृति है, थोड़ा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मान लो इसमें दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों के यदि हम अलग अलग क्षेत्रफल निकालना चाहें और इसको थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये बिंदु D है, ये बिंदु हमारे पास D है, एक तरफ बिंदु मान लो हमारे पास A है, एक तरफ बिंदु मान लो हमारे पास C है और यहां बिंदु E। तो यहां पर ये D की ऊंचाई है, DD हमारे पास क्या है, ऊंचाई। तो जब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार AD रखेंगे तो ऊंचाई DG होगी। तो जब हम त्रिभुज CED का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी ऊंचाई DG ही होगी। अधिकोण त्रिभुज में जिस ओर कोण झुका होता है उस ओर से सीधी लंब रेखा खींची जाती है और आधार रेखा को बाईं तरफ आगे बढ़ाई जाती है, तब उसकी वो वास्तविक ऊंचाई होती है। यहाँ भी ये कुछ इसी प्रकार से है। कई बार इसको समझने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इस आकृति को हमने ऐसे समझा, 1/2 CE गुणित DG। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 5। यदि हम समीकरण 4 में समीकरण 5 से 5 का भाग दें, समीकरण 4 में समीकरण 5 से हम भाग दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको मिलने वाली जानकारी देखिए, हमारे पास आएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर से 1/2 गुणित AE गुणित DG। यह बराबरी का निशान, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं इसलिए इधर भी बटे संख्या है। क्षेत्रफल त्रिभुज CDE और यहाँ आएगा 1/2 गुणित CE गुणित T। ध्यान से अगर देखते तो हम पाएंगे कि यहाँ 1/2 है, तो ये जो 1/2 है तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DG से DG कट गया, जो बचा है वो है AE बटे CE। सॉरी, यहां पर अपने को सिद्ध करना था AE बटे CE। तो ध्यान से देखिए, अब हमको यहां पर सिद्ध करना है, तो इस तथ्य को कुछ इस प्रकार से हम यहां लिखेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDE बराबरी से हमारे पास जो माप है वो है AE बटे CE। ये समीकरण नंबर हमारे पास हो गया 6वां। समीकरण नंबर 6वां, हमें आवश्यकता समीकरण 6 की भी पड़ेगी, इसलिए इसको भी हम इस प्रकार से ब्रैकेट में रख रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम इसको बतला सके। ध्यान से देखेंगे 3 के बाएं पक्ष को, तो यहाँ अंश में AD ही है, 6 के बाएं पक्ष को, तो यहाँ भी अंश में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है। लेकिन हर दोनों के अलग अलग है, लेकिन हर को आप ध्यान से देखिए तो BC और DE एक समानांतर रेखा है। अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि ये D बिंदु है, ये E बिंदु है, ये BC है और इसी के मध्य में ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। हम जो लिख रहे जानकारी उसको ध्यान से समझेंगे। हम लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल त्रिभुज
क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के। इसको समीकरण 7 दे रहे और इसका हम कारण लिखेंगे क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज है ये जो दोनों त्रिभुज है BC समांतर DE के मध्य बने हैं। ये दोनों के दोनों त्रिभुज BC समानांतर DE के मध्य बने हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। और अब ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये हमारे पास समीकरण 3 में BDE अलग दिख रहा था, CDE अलग दिख रहा था, लेकिन यहां ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये तो दोनों में एक जैसा ही है। मतलब इन दोनों के आधार तो बिल्कुल समान है, आधार BDE ये और ये आपस में बराबर है। इसलिए हम इन तीनों समीकरणों की जानकारी लिखते हुए लिख रहे हैं कि समीकरण 6 व समीकरण 7 के द्वारा इन तीनों समीकरणों की कंडीशन को अगर अपन मिलाते तो हम पाएंगे कि ADE तो पहले बराबर था, जो बराबर दिख नहीं रहा था वो समीकरण 7 में बराबर आ गया, यानी हर वाला पर। तो इनके बाएं पक्ष आपस में बराबर है। समीकरण 3 का बायां पक्ष और समीकरण 6 का बायां पक्ष 7 के अनुसार बराबर है, तो इनके दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब है ये बन गया आपके पास AD बटे BD बराबरी से AE बटे EC, और यही अपने को सिद्ध करना है। तो एंडिंग में लिखेंगे, अतः सिद्ध हुआ। यहां ध्यान से समझिए, कई बार थेल्स प्रमेय ऐसा न लिखा हुआ होके ये आता है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। कई बार ये ही प्रमेय में नाम बदल दिया जाता है और कहा जाता है प्रमेय को कहा जाता है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो हमको इस प्रश्न में याद रखना पड़ेगा कि प्रश्न दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसमें जब आता है कि थेल्स प्रमेय क्या है, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या है, लिखकर सिद्ध करो, मतलब प्रमेय के कथन को भी लिखना है। प्रमेय के कथन के ऊपर पूरे 1 नंबर रहेंगे। उसके बाद में दिया है 1/2 नंबर, सिद्ध करना 1/2 नंबर, रचना 1/2 नंबर। कहने का मतलब है 1 नंबर कथन के ऊपर हो गया, आधा दिया है पर हो गया, आधा सिद्ध करना पर हो गया और आधा रचना पर हो गया। तो 1.5 और 1 2.5 नंबर तो यहां तक ही हो गए। तो हमको इस प्रमेय की उत्पत्ति में सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले का सहारा लेना है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जिसको पता है और ये पता है कि किस प्रकार से हम ऊंचाई की रचना करते हैं, तो आपके पास एक ऊपरी त्रिभुज और निचले त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के उसको डिवाइड करना है। तो बहुत ही आसान सा एक प्रमेय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस परीक्षा में अक्सर आता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।